करनी चाहिए कि जैसा कि सभी एक्सपर्ट भी बता रहे हैं और डिम्पी का एनालिसिस भी कह रहा है कि शायद ये जो एफआईआई की सेलिंग है वो आने वाले समय में बाइंग में कन्वर्ट होनी चाहिए। जी चोकलिंगम हमारे साथ जुड़ गए हैं अब हमारे आज के मेहमान। बहुत बहुत स्वागत आपका 18 नाउ स्वदेश पर। मिस्टर चोकलिंगम, सबसे पहला सवाल जो हम लोग अभी डिस्कशन कर रहे थे उसी के आसपास में रखना चाहूँगा। क्या आप भी ये मानते हैं कि नए साल में एफआईआईज जो हैं वापस एक बार खरीदारी की तरफ लौटेंगे? जो सेल फिगर इतने समय से हम देख रहे हैं पिछले 20-25 दिन से, वो अब एक बाय फिगर में कन्वर्ट होगा? 100% एफआईज वापस आएंगे। आप देखते हैं ये साल में 2021 में उनका सेलिंग मैक्सिमम अराउंड 12-13 बिलियन डॉलर है। आप देख लीजिए पी फंड एंड वेंचर फंड 70 बिलियन 2021 में इंडिया को इन्फ्लो आ गया। सो फॉरेन कैपिटल टोटल इंपॉर्टेंट है। सो एफआई इन्फ्लो भी इंपॉर्टेंट है, नहीं वो नहीं बोल रहे, बट ओवरऑल फॉरेन कैपिटल वेरी इंपॉर्टेंट है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट, एक्सचेंज रेट, उसके लिए ओवरऑल फॉरेन कैपिटल वो बहुत अच्छा है। एंड सेकंड, इंडियन इकोनॉमी अगेन फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी हो सकता है नेक्स्ट ईयर में। थर्ड पॉइंट, द रिटेल इन्वेस्टर्स 3-4 साल पहला हमारा इन्वेस्टर बेस जस्ट 4.5 करोड़ है, अभी 9 करोड़ क्रॉस हो गया। सो उनका इफेक्ट इंडियन मार्केट में कम हो गया, प्लस रिटेल इन्वेस्टर का ज्यादा पैसा आ रहे हैं अभी मार्केट में। सो इसके लिए मेरे को लगता कम से कम 12% रिटर्न 2022 में आ जाएगा एंड सेलिंग स्टेबलाइज होगा, ये महीने में हो जाएगा। जनवरी से थोड़ा रिकवरी शुरू हो जाएगा। स्मॉल एंड मिड कैप स्पेस बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे, ये मेरा 100% कन्विक्शन है। करेक्ट मिस्टर चोकलिंगम, क्योंकि आपने कई सारी बातें एक साथ हमें बता दी, लेकिन इसमें आपने बताया कि सिर्फ 12 से 15% आई थिंक आपने एस्टिमेट बताया। इट्स गुड टू बी कंजर्वेटिव, बट ये रिटर्न अगर आपने एस्टिमेट किया है तो आई एम श्योर आपने सेक्टर्स भी आइडेंटिफाई किए होंगे जो टॉप परफॉर्मर रहेंगे। कौन से टॉप सेक्टर्स आपको लगता है 2022 में रहेंगे जिन पर नजर बना के रखनी चाहिए? डेफिनेटली मिड साइज आईटी कंपनी, बड़ा कंपनी नहीं है, मिड साइज आईटी कंपनी और मिड साइज फार्मा कंपनी, दोनों अच्छा करेगा। थर्ड, 2 साल में 23 लाख करोड़ डॉलर स्टिमुलस पैकेज में दुनिया पूरा आया। ये पैसा का इम्पैक्ट लैंड बैंक में हो सकता है, पॉजिटिव इम्पैक्ट। सो कंपनीज उनके पास लैंड बैंक ज्यादा है, वो बहुत अच्छा परफॉर्म करेगा। प्लस केमिकल सेक्टर बहुत ज्यादा इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट हो रहा है इधर, एंड सो केमिकल सेक्टर भी बहुत अच्छा परफॉर्म करेगा। ठीक है, तो करीब 12 से 15% का आप रिटर्न बता रहे हैं चोखा, और साथ ही आप ये भी कह रहे हैं कि मार्केट के अंदर एफआई स्लॉट आएंगे। अब मेरे को थोड़ा आपसे ये भी पता करना है कि ये जो गवर्नमेंट वाला थीम है जिसमें गवर्नमेंट विनिवेश करना चाहती है, अब साल तो ख़त्म हो रहा है, हालांकि हम फाइनेंशियल ईयर से ईयर क्लोजिंग मानते हैं, तो गवर्नमेंट अपने जो मोनेटाइजिंग है जिसमें गवर्नमेंट प्राइवेटाइजेशन कहते हैं, क्या यहाँ पे आपको थोड़ी और गति पकड़ती हुई दिखती है? डेफिनेटली बहुत अच्छा स्टॉक्स है, स्ट्रेटेजिक सेल में प्ले कर सकते हैं। बड़ा कंपनीज नहीं है, ऑयल एंड गैस सेक्टर में प्रॉब्लम हो जाएगा, ऑयल प्राइस ऊपर जाता सब्सिडी बर्डन आ जाएगा। सो इसके लिए मैं सजेस्ट करूं मिड कैप स्पेस में बहुत अच्छा थीम है। आपको देखते लॉजिस्टिक कंपनीज है, मिनरल कंपनीज है, मेटल कंपनीज है। ये कंपनी ये नेचर आप देखते हैं, ये स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस नहीं है, बिल्कुल नहीं है। सो इसके लिए मैं ये कंपनी में भी बुलिश है। मिनरल, मैंगनीज ओर, आयरन ओर, मेटल, एल्युमिनियम प्रोड्यूसर, लॉजिस्टिक कंपनी, ये 5-6 कंपनीज है पीएसयू में। सो मेरे ख्याल से नेक्स्ट ईयर 100% स्ट्रेटेजिक सेल्स शुरू हो जाएगा। बहुत ज्यादा फाइनेंशियल डिफिकल्टीज है गवर्नमेंट को, सो इसके लिए ये थीम भी प्ले कर सकते हैं रिटेल इन्वेस्टर्स। ठीक है, आप कोई कंपनी स्पेसिफिक नाम बताओगे? जैसे कि मैं आपसे पूछ लेता हूँ। चलिए, एक है सेल जिसके बारे में चर्चा हो रही है, दूसरा है नालको जिसके बारे में चर्चा हो रही है, तीसरा है भेल जिसके बारे में चर्चा हो रही है। आपको स्पेसिफिक नाम बता दीजिए ताकि हमारा चुनाव आसानी से हो जाएगा। डेफिनेटली बोल सकते हैं, प्रॉब्लम नहीं है मेरे को। बालमलार इन्वेस्टमेंट ट्विंस है। आप देखते हैं ज्यादा प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स अभी हो रहा है। फॉरेनर्स आर इन्वेस्टिंग इन लॉजिस्टिक्स स्पेस, वेयर हाउसिंग, कोल्ड वेयरहाउसिंग,
देखते बालमलारी कंपनी को 3 वेयर हाउसिंग है, बहुत ज्यादा कोल्ड हाउसेज है, 150 ईयर पुराना कंपनी है, इसके पास ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर एसेट्स भी है। सो आप देखते रिलायंस, महिंद्रा, पूरा लोग को पास लॉजिस्टिक बिजनेस है, सो अच्छा परफेक्ट मैचिंग होता है बड़ा इंडस्ट्रियल हाउसेस को, नेचर नहीं है। सो ये कर सकते हैं स्ट्रेटेजिक। इनफैक्ट आप बालमलारी इन्वेस्टमेंट वेबसाइट देखते हो, होम पेज में दिस इज मेंट फॉर डाइवर्समेंट, उसके बाद वाइंड अप करेगा। ये अंडरटेकिंग आरबीआई को बालमलारी इन्वेस्टमेंट बहुत तो पहला दिया। सो इसके लिए ये 2 ट्विंस कहते हैं। बालमलारी इन्वेस्टमेंट होल्डिंग कंपनी है, उसमें 8 to 9% डिविडेंड यील्ड भी मिल रहा है। सो ये 2 स्टॉक मेरे को बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस है। मैं भी पर्सनली भी मैं बालमलारी इन्वेस्टमेंट होल्ड कर रहे हैं। ठीक है, तो ये स्टॉक तो आपने हमें बताया ही, साथ ही आपसे ये भी जानना चाहेंगे मिस्टर चोकलिंगम, क्योंकि ये एक बड़ा फैक्टर होगा टू वॉच आउट फॉर कि कौन सी कंपनीज को, कौन से एसेट्स को सरकार मोनेटाइज करती है। इसी डायरेक्शन में, इसी थ्रेड में आपको बैंक्स में से कौन से बैंक्स पसंद आते हैं जहां डिसइन्वेस्टमेंट का, जहां अमालगमेशन का डिसीजन जल्दी हो जाएगा? पीएसयू बैंक्स में हो जाएगा, उधर डाइवर्समेंट कर सकते हैं। आप देखते हैं पिछले 5-6 साल बहुत ज्यादा पैसा गवर्नमेंट बैंक में डाला। मेरे ख्याल से नेक्स्ट ईयर से बैंक सोच सकते हैं पैसा लेने के लिए वापस। कैसे ज्यादा बैंक्स में 60-80% स्टेक है अभी, 10-15-16 कंपनी 8 बैंक्स हो गया। सो इसमें भी अभी गवर्नमेंट का स्टेक 80% है, 70% है, वो डाइवर्समेंट कर सकते हैं। इकोनॉमी इंप्रूव हो रहा है, क्रेडिट ग्रोथ रेट भी इंप्रूव हो रहा है। लास्ट ईयर 5% है क्रेडिट, बैंकिंग क्रेडिट ग्रोथ, अभी 7.5% हो गया। सो इसके लिए बैंक्स लाइक इंडियन बैंक, कैनरा बैंक, गवर्नमेंट डाइवर्समेंट कर सकते हैं, स्ट्रेटेजिक सेल भी कर सकते हैं, पैसा वापस ले सकते हैं। सो ये स्पेस भी देख सकते हैं पीएसयू बैंक्स। उधर क्या देखना चाहिए? नेट एनपीए देखना चाहिए। इट शुड बी अराउंड 3.5%, 3.5% नेट एनपीए, नॉन परफॉर्मिंग एसेट होना चाहिए। थोड़ा क्रेडिट ग्रोथ भी चाहिए, एटलीस्ट इंडस्ट्री ग्रोथ का मैच करना चाहिए। ये 2 पैरामीटर देखते हैं। 2-3 अच्छा बैंक है, इंडियन बैंक है, तो ये वो बैंक्स भी बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। आप वापस देखते हैं .com बस के बाद, लीमन क्राइसिस के बाद ये पीएसयू बैंक्स 70-80% गिर गया, क्रैश हो गया, बट वापस 200 इवन 300% रिटर्न मिला। सो आई एम नॉट फोरकास्टिंग दैट काइंड ऑफ रिटर्न, बट डेफिनेटली बहुत वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं अच्छा क्वालिटी पीएसयू बैंक्स। करेक्ट। तो मिस्टर चोकलिंगम, जो डिस्कशन अभी तक हमने किया उसके हिसाब से आपने बताया मिनरल्स हैं, मेटल्स हैं, पीएसयू बैंक्स हैं। धीरे धीरे ईटी नाउ स्वदेश पर हम कोशिश यही कर रहे हैं कि एक पोर्टफोलियो बिल्ड करने में जो इन्वेस्टर्स हैं उनकी हेल्प करें। एक स्पेस और है जो इस पूरे साल में काफ़ी फोकस में रही, वो थी ऑटो स्पेस। सेमीकंडक्टर चिप की कमी हुई तो काफ़ी हमने प्रॉब्लम देखी। उसके बाद टुवर्ड्स द एंड ऑफ द ईयर ये समझ में आया कि ये अब डील की जा सकती है ये प्रॉब्लम, तो कई कंपनियों ने प्रोडक्शन अपना बढ़ाया। उसके बाद बात ये निकल कर आई कि डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई है। मारुति जैसी कंपनी ने कहा कि हमारे पास बैकलॉग बहुत ज़्यादा है, हम सप्लाई ही नहीं कर पा रहे हैं, इतना हमारे पास डिमांड है। आपको लगता है कि अब साल 2022 के लिए, नेक्स्ट ईयर के लिए जब कोई पोर्टफोलियो बिल्ड कर रहा है तो ऑटोज उसमें होने चाहिए? कौन से टॉपिक रहेंगे वहां आपके? और 3-6 महीने ऑटो सेक्टर। एक प्रॉब्लम क्या, पैसेंजर बस में लास्ट ईयर पेंट अप डिमांड क्रिएट हो गया, ज्यादा पब्लिक ट्रांसपोर्ट में जाने के लिए, इसके लिए लो एंड कार को डिमांड आया। ओनली एसयूवी में थोड़ा ग्रोथ है, बट ओवरऑल आप देखते हैं कार में इतना ग्रोथ नहीं है। सो मेरे ख्याल से नेक्स्ट भी थोड़ा ज्यादा वरीज है ऑटो सेक्टर में। कमर्शियल व्हीकल ओनली वन सेगमेंट अच्छा कर रहे हैं, बट वो प्रॉब्लम क्या, लास्ट ईयर का बेस बहुत कम था, इसके लिए थोड़ा ग्रोथ दिखा रहा है। मेजर प्रॉब्लम टू व्हीलर स्पेस में, ये टू व्हीलर स्पेस आप देखते हैं कंपनीज 90% मार्केट शेयर है। स्टार्टअप ओलिगोपोली स्ट्रक्चर, अभी इधर क्या हो रहा, स्ट्रक्चरल डिस्ट्रप्शन हो रहा। नया छोटा इलेक्ट्रिक व्हीकल आ रहा है 2 व्हीलर सेगमेंट में। सो ये डिस्ट्रप्शन में बड़ा कंपनी को मार्केट शेयर बहुत डिस्ट्रॉय हो जाएगा, मेरा कन्विक्शन है। सो इसके लिए द वर्स्ट सेगमेंट 2 व्हीलर सेगमेंट है। सो इसके लिए 3-6 महीने वेट कर सकते हैं। विद इन ऑटो सेक्टर, टायर सेक्टर देख सकते हैं।
क्या हो गया, टायर स्टॉक्स भी गिर गया, 30-40% नीचे आ गया। अभी क्या हो रहा, रबर प्राइस 20,000 रुपीज पर टन नीचे आ गया, 20,000 पर टन नीचे आ गया रबर प्राइस, एक कोर इनपुट है। ऑयल प्राइस भी 12% नीचे आ गया। ये दोनों बेनिफिट है। सेकंड, इंडिया में क्या हो रहा है, 3/4 सेल्स, टायर सेल्स रिप्लेसमेंट मार्केट से आ रहा है। तो पुराना गाड़ी के लिए रिप्लेसमेंट करने के लिए डिमांड आ रहा है, वो डोमिनेंट है। सो नया टायर डिमांड ओनली 30% है। सो इसके लिए मैं टायर सेक्टर में 2022 में बुलिश है। दूसरा सेगमेंट सेक्टर इन्वेस्टर्स कम से कम 3-6 महीने वेट कर सकते हैं विद इन ऑटो सेक्टर। चोखा, एक सेक्टर ऐसा भी है जिसके बारे में कहा जाता है कि एक है तो ये सेक्टर, लेकिन अपने आप में एक एक कंपनी, अपने आप में एक एक सेक्टर है, वह है फार्मास्यूटिकल्स। आप सिप्ला को कंपेयर नहीं कर सकते एल्केम लैब से, और डॉक्टर रेड्डीज को कंपेयर नहीं कर सकते किसी और ल्यूपिन से, क्योंकि दोनों का प्रोडक्ट पोर्टफोलियो इतना है। ऑल दो सभी के सभी कंपनी विदेशों से काफ़ी अच्छा बिजनेस लेके आती है, क्योंकि सबका जेनरिक डिवीजन भी है। मैं आपसे एक फार्मास्यूटिकल कंपनी ऐसे चाहता हूँ जहाँ पे वैल्यूएशन और ग्रोथ दोनों अच्छी हो, क्योंकि अगर मेरे को पता है तो मैं अपने पोर्टफोलियो में एक हेज काउंटर या एक हेज शेयर भी रखना चाहूँगा। फार्मा के अंदर ग्रोथ और हेज दोनों का प्ले है, दोनों का फ्लेवर है। मेरे को एक कंपनी चाहिए, मैं पूरा सेक्टर खरीद नहीं सकता। डेफिनेटली मैं दो स्टॉक बोल सकते हैं इंस्टेड ऑफ वन इज लुपिन। ये मोस्ट अंडर परफॉर्मिंग स्टॉक है। इन्वेस्टर्स को बहुत लॉस हो गया है, 5-6 साल पे पैसा नहीं बना दिया। ओल्ड मार्केट ऊपर गया, लुपिन नीचे गया। अभी मैं क्यों रेकमेंड कर रहा हूँ, आप देखते हैं इंडिया बिजनेस 5 साल में बहुत ज्यादा ग्रोथ हो गया। सो इंडियन मार्केट में ज्यादा वैल्यूएशन इंडिया बिजनेस को मिल रहा है, यूएस बिजनेस को नहीं मिल रहा है, क्योंकि यूएस बिजनेस प्राइस एरोशन हो रहा है, प्रॉफिटेबिलिटी कम हो रहा है। इंडिया में बहुत ज्यादा वैल्यूएशन है। यूनिकॉर्न, जेबी केमिकल, आप पीछे देखते हैं 5 to 6 टाइम्स वैल्यूएशन में सेल हो गया, एक्विजिशन हो गया। सो इतना बड़ा वैल्यूएशन मिल रहा है। लुपिन अभी बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट किया डोमेस्टिक बिजनेस में। सेकंड फैक्टर बहुत नया फैक्टर है, मीडिया में भी आ गया, डायग्नोस्टिक बिजनेस। लुपिन चालू किया डायग्नोस्टिक बिजनेस। आपको मालूम है डायग्नोस्टिक बिजनेस का वैल्यूएशन बहुत ज्यादा है, बम्बार्डिंग वैल्यूएशन है। सो मेरे ख्याल से फ्यूचर में 1 साल और 18 महीने में लुपिन बहुत अच्छा आउट परफॉर्म कर सकते हैं। वैल्यू अनलॉकिंग हो सकता है डायग्नोस्टिक में, और इंडिया बिजनेस का वैल्यूएशन री-रेटिंग हो सकता है। थर्ड, गोवा प्लांट उसको यूएस एफडीए नहीं वापस मिला अप्रूवल स्टेटस, नॉर्मल स्टेटस। सो आप पीछे देखते हैं इंडस्ट्री में एक प्लांट को मिलता है, दूसरा प्लांट को भी मिल सकता है। इट शोज द क्वालिटी ऑफ द मैनेजमेंट। सो देयरफॉर यूएस बिजनेस भी इंप्रूव हो सकता है। तो इसके लिए मैं लुपिन रेकमेंड करता हूँ। आप वैल्यू का बात कर दिया, लुपिन में वैल्यू है, एल्केम में ग्रोथ है। सो इन्वेस्टर्स थोड़ा देते हैं, लुपिन में अग्रेसिव में जा सकते हैं, नहीं तो दोनों में डाल सकते हैं, एल्केम लैब और लुपिन में डाल सकते हैं। चोखा, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। आज आपने समय निकाला, अलग अलग स्टॉक्स बताए, सेक्टर पे व्यू पॉइंट भी दिया। इस बीच जब आप हमसे बात कर रहे थे ना, आपका एक फ़ोन आया था, आपने उठा के रख दिया। आप फ़ोन कर लीजिए, आपको जिससे कोई बात करनी होगी। बहुत बहुत